Hello students, welcome to e-learning class. Today we will continue our chapter number 4 of science. तो आज हम पढ़ेंगे फ्लो ऑफ हीट. फ्लो ऑफ हीट क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो ट्रांसफर ऑफ हीट. एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे हीट का ट्रांसफर होना इज कॉल्ड फ्लो ऑफ हीट. तो फ्लो ऑफ हीट जो है वो हम फ्लो ऑफ वाटर से कंपेयर करेंगे. जैसे पानी का बहाव होता है उसी टाइप से हीट का भी बहाव होता है. हायर लेवल टू लोअर लेवल मीन्स एक हाई लेवल से लो लेवल की तरफ जैसे पानी का बहाव होता है वैसे ही हीट का बहाव होता है. हमेशा हीट जो है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जाती है और वो तब तक जाती है जब तक कि जो दोनों टेम्परेचर्स हैं वो इक्वल ना हो जाएं. तो जो हीट है उसको हम 3 वेज में ट्रांसफर कर सकते हैं. पहला है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन और तीसरा है रेडिएशन. ये 3 टाइप्स होते हैं या 3 वेज होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, जिनके थ्रू हीट जो है वो ट्रांसफर होती है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे की तरफ. तो हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं. पहला है कंडक्शन ऑफ हीट. कंडक्शन ऑफ हीट क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पार्टिकल टू द एडजेसेंट पार्टिकल इन सॉलिड्स. तो सॉलिड जो होते हैं मीन्स जो ठोस चीजें होती हैं उनमें हीट का ट्रांसफर होता है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में जब वो कांटेक्ट में होते हैं, तो उसको बोलते हैं कंडक्शन ऑफ हीट. और जो सॉलिड्स होते हैं उनमें यही प्रोसेस होती है, कंडक्शन की प्रोसेस से ही हीट ट्रांसफर होती है. जैसे कि हम ये पिक्चर देखेंगे, यहाँ पे एक फ्लेम जल रही है और इसके कांटेक्ट में एक मेटल रॉड है. तो ये क्या करेगी, जो फ्लेम की गर्मी है ये धीरे धीरे मेटल रॉड को भी गर्म कर देगी और ये फ्लो ऑफ हीट इस टाइप से होता जाएगा, बढ़ता जाएगा और ये पूरी रॉड पर आ जाएगा. तो ये जो हैंड है जो इसको होल्ड किए हुए है, धीरे धीरे ये भी इतना गर्म हो जाएगा कि हैंड होल्ड करना मुश्किल हो जाएगा और ये हीट आपके हाथ पे भी आ जाएगी और फिर हमें रॉड को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ट्रांसफर ऑफ हीट है ये कंटिन्यू चलता रहता है जब तक कि जितने पार्टिकल्स उससे ऐड होते हैं. जैसे कि ये मेटल रॉड है इससे कनेक्टेड, फिर उसके बाद हमारा हैंड है इससे कनेक्टेड. तो ये फ्लो ऑफ हीट चलती रहती है जब तक कि जो टेम्परेचर है वो इक्वल ना हो जाए. So this process is known as conduction of heat. Heat is transferred from one body to another by conduction. The two bodies should be in solid state. तो कंडक्शन से कैसे होगी हीट ट्रांसफर? जब दोनों बॉडीज जो हैं वो सॉलिड स्टेट में हो. The two bodies should be in contact or touch each other. दोनों बॉडीज को आपस में कांटेक्ट में होना चाहिए या दोनों के टच में होना चाहिए आपस में. Their temperature should be different for the heat to flow. और जो दो बॉडीज हैं उनके टेम्परेचर जो हैं वो अलग अलग होने चाहिए. एक गर्म होना चाहिए, एक ठंडा होना चाहिए, या एक ज़्यादा गर्म होना चाहिए, एक कम गर्म होना चाहिए. इस टाइप के जो टेम्परेचर्स हैं उनमें डिफरेंस होना चाहिए. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. तो कंडक्टर्स क्या होते हैं? जनरली लैंग्वेज में बोला जाए तो कंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं जो कि अपने अंदर से हीट को इजीली फ्लो होने देते हैं, मीन्स विच अलाउज हीट टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर. और इसी का अपोजिट जो इंसुलेटर होता है ये क्या होता है? मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर्स या बैड कंडक्टर्स. तो जिनमें से हीट फ्लो हो जाती है या जो हीट को अपने अंदर से फ्लो करने के लिए परमिट करते हैं वो होते हैं गुड कंडक्टर, और जो उसको नहीं करते हैं परमिट, जो उसके लिए एक टाइप का रेजिस्टेंस बन जाते हैं, दैट इज इंसुलेटर्स या फिर बैड कंडक्टर्स. जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम आर गुड कंडक्टर्स एंड रबर, वुड, प्लास्टिक आर बैड कंडक्टर्स. एयर और वाटर जो हैं वो पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट है, मीन्स वो कंडक्टर तो हैं बट पुअर कंडक्टर है, गुड कंडक्टर नहीं है. और कुछ मटेरियल है जैसे कि वूल है, फर है, बर्ड फेदर है, ये सारी चीजें जो हैं ये गुड इंसुलेटर है, मीन्स ये
कंडक्टर नहीं है, ये अपने अंदर से हीट को फ्लो नहीं होने देते हैं, क्योंकि इनके जो फाइबर के मीन्स जो फाइबर होते हैं उनके बीच बीच में जो छोटे छोटे से छेद होते हैं, छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, उसमें से वो एयर को ट्रैप कर लेते हैं, मीन्स वो उसके थ्रू फ्लो नहीं होने देते हैं एयर, इसीलिए ये गुड इंसुलेटर्स होते हैं। इसके बाद कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस दी हुई हैं कंडक्शन की, जैसे कि cooking utensils are usually made of metals like copper and aluminium and alloys like brass and stainless steel because they are good conductors of heat। तो खाना बनाने के लिए जो चीज़ें होती हैं, जो बर्तन होते हैं, वो अक्सर किसके बने हुए होते हैं? कॉपर के बने हुए होते हैं, एल्यूमिनियम के बने हुए होते हैं, या फिर स्टील के बने हुए होते हैं, क्योंकि ये जो हैं वो गुड कंडक्टर हैं हीट के। और जो इसके हैंडल होते हैं, मीन्स जैसे कुकर होता है या फिर जो हमारे घर में पैन यूज होता है, उसके जो हैंडल्स होते हैं जिससे कि हम होल्ड करते हैं, वो किसके बने होते हैं? वुड के या बैम्बू के, जिससे कि वो इंसुलेटर की तरह वर्क करें, जिससे कि हम होल्ड कर पाए कुकिंग वेसल्स को, कुकिंग के जो बर्तन है उनको पकड़ पाए और हम जले ना। और जो व्हीकल्स होते हैं जिनमें इनफ्लेमेबल मटेरियल होता है, मीन्स जिसमें इजीली आग पकड़ जाए, वैसा वाला जो मटेरियल है व्हीकल्स में, गाड़ियों में, वो भी इंसुलेटिंग मटेरियल से कवर होता है, जैसे कि एस्बेस्टॉस। एस्बेस्टॉस जो है वो एक टाइप का फाइबर होता है, उसकी शीट्स आती हैं, तो उससे कवर करके रखते हैं वो मटेरियल जो कि जल्दी आग पकड़ सकता है। इसके बाद है वूल इज वार्म इन विंटर एज द पोर्स इन वूल ट्रैप एयर विच इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड सो इट कीप्स अस वार्म। जो ठंडों के टाइम में हम वूल पहनते हैं, जो ऊन पहनते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं, उसमें क्या होता है कि जो उसके छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, जो छेद होते हैं वूल में, वो क्या करते हैं? एयर को ट्रैप कर लेते हैं। और वूल जो होती है वो बैड कंडक्टर होती है हीट की, तो इसीलिए यही एक रीजन है जिसकी वजह से कि हम जो सर्दियां होती हैं उसमें गर्म कपड़े पहनते हैं तो हम वार्म रहते हैं, गर्म रहते हैं। ब्लॉक्स ऑफ आइस आर यूजुअली कवर्ड विथ क्लोथ्स और सॉडस्ट व्हेन स्टोर्ड। और जो बर्फ के टुकड़े होते हैं उनको भी कवर करके रखा जाता है क्लोथ से या सॉडस्ट से, जिससे कि वो बाहर की जो गर्मी है उससे प्रोटेक्टेड रहे और उनकी जो आइस की मेल्टिंग होती है वो क्विकली ना हो और आइस जो है वो प्रॉपर सॉलिड फॉर्म में बनी रहे, वो पिघल के लिक्विड ना बने। ये कुकिंग यूटेंसिल्स की पिक दी हुई है। ये देखिए मेटल के बने हुए हैं, बट इसका जो हैंडल है ये हार्ड प्लास्टिक का लगा हुआ होता है, सो दैट हम जब भी इसको होल्ड करें तो हम जले ना। तो सेकंड टॉपिक है हमारा कन्वेक्शन ऑफ हीट। तो कन्वेक्शन ऑफ हीट में क्या होता है कि लिक्विड्स एंड गैसेस आर जनरली पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। जो लिक्विड्स होते हैं, जितने भी टाइप के लिक्विड हैं या जो गैसेस होती हैं, वो जनरली क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के, मीन्स इतने अच्छे तरीके से हीट को फ्लो नहीं करवा पाते हैं वो अपने थ्रू। द ट्रांसफर ऑफ हीट इन दैम टेक प्लेस बाय द मेथड ऑफ कन्वेक्शन। तो इसीलिए जो हीट का ट्रांसफर होता है उनमें वो कैसा होता है? कन्वेक्शन की मेथड से होता है। अब वो कैसे होता है वो हम पढ़ेंगे। इन दिस मेथड द ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और द सब्सटेंस इटसेल्फ। इस मेथड में क्या होता है? जो हीट का ट्रांसफर है वो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मीन्स लिक्विड में, गैसेस में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उनके एक्चुअल मूवमेंट से हीट का ट्रांसफर होता है, या फिर उस सब्सटेंस, अपने आप वो जो सब्सटेंस है उसमें खुद से ही जब मूवमेंट होता है तभी हीट का ट्रांसफर हो पाता है। When liquids and gases are heated, they expand, become less dense and rise. The molecules from the colder portion flow downward to take their place. Now these molecules get heated and rise. This continuous process results in the formation of current called convection current. The process of transfer of heat in a liquid or a gas by the actual movement of the particle of the liquid or gas is called convection. तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो लिक्विड और गैसेस हैं उनको हीट किया जाता है। जैसे ये
पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि वाटर रखा हुआ है और वाटर गैस स्टोव पे रखा हुआ है, इसको नीचे से फ्लेम दी जा रही है और फिर इसमें धीरे धीरे कन्वेक्शन के थ्रू हीट का ट्रांसफर हो रहा है। तो क्या होता है कि लिक्विड और गैस को जब हीट करते हैं तो वो एक्सपांड होती है, मीन्स इंक्रीज होती है, लेस डेंस होती है और फिर वो राइज होती है। मीन्स जो इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड के और गैसेस के, वो सॉलिड की तरह बहुत ही ज़्यादा टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं, वो थोड़े से लूजली पैक्ड होते हैं, दूर दूर होते हैं। तो फिर वो क्या होते हैं कि लेस डेंस होने लगते हैं और धीरे धीरे राइज करने लगते हैं, मीन्स बढ़ने लगते हैं। तो वो मॉलिक्यूल्स जो कोल्डर पोर्शन पे है, मीन्स जो ठंडे पोर्शन पे मॉलिक्यूल्स हैं, वो नीचे की तरफ बहने लगते हैं कि वो अपनी प्लेस ले पाए और फिर वो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, हीट हो जाते हैं, मीन्स वो गर्म हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे राइज करने लगते हैं, मीन्स धीरे धीरे वो बढ़ने लगते हैं। और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती रहती है। तो इस प्रोसेस से क्या होता है कि एक करंट का फॉर्मेशन होता है, एक टाइप का करंट फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड कन्वेक्शन करंट। और ये जो प्रोसेस होती है जिसमें कि हीट का ट्रांसफर होता है लिक्विड या गैस में, एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल, मीन्स जो उसके पार्टिकल हैं लिक्विड के और गैसेस के, वो मूवमेंट करते हैं, वो मूव होते हैं। जो कोल्डर पोर्शन पे मीन्स ऊपर ऊपर की तरफ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नीचे की तरफ आते हैं कि वो अपनी प्लेस ले सकें, और उस प्लेस पे जब वो आते हैं तो उनको हीट लगती है यहाँ से, और जैसे ही वो हीट होते हैं फिर वो राइज होने लगते हैं। हमने जैसे देखा होगा वाटर को हम बॉईल करते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इधर उधर होने लगते हैं, धीरे धीरे वो हमें शो होते हैं मॉलिक्यूल्स और फिर वो नीचे जाते हैं, नीचे से फिर राइज होके ऊपर की तरफ आते हैं। और जब पानी उबलता है तो हमने देखा है कि उसमें जो छोटे छोटे से वाटर वेपर्स होते हैं वो उबलने लगते हैं। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कन्वेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वेक्शन करंट इन नेचर। नेचर में कन्वेक्शन करंट कैसे होता है या कहाँ होता है वो हम पढ़ेंगे। इन कोस्टल एरियाज ब्रीज जनरली ब्लोज फ्रॉम सी टू लैंड ड्यूरिंग द डे टाइम एंड फ्रॉम लैंड टू सी ड्यूरिंग द नाइट। तो जो कोस्टल एरियाज होते हैं मीन्स जो तटीली जगहें होती हैं, वहाँ पे क्या होती है, जो हवा चलती है वो कैसी होती है, दिन का टाइम जब होता है तो वो सी से लैंड की तरफ, मीन्स जो समुद्र होते हैं उससे लैंड की तरफ चलती है, और रात में क्या होता है, लैंड से समुद्र की तरफ जाती है। दीज सी एंड लैंड ब्रीजेज आर एक्चुअली कन्वेक्शन करंट। तो ये जो सी और लैंड ब्रीज है, मीन्स जो ये समुद्र की हवाएं हैं और जो लैंड की मीन्स जमीन की जो हवाएं हैं, ये एक्चुअली में कन्वेक्शन करंट है। तो दिन के टाइम पे क्या होता है कि जो लैंड है मीन्स जो जमीन है वो सी से जल्दी गर्म हो जाती है, क्योंकि जो लैंड है उस पे एकदम से वो पड़ता है, सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वो जल्दी हीट हो जाती है, सी थोड़ा सा धीरे हीट हो पाती है। सो द एयर अबव द लैंड बिकम्स वार्मर एंड राइजेज अपवर्ड्स एंड इन इट्स प्लेस कूलर एयर from above the sea rushes towards the land, resulting in a sea breeze during the day. The cool air from the sea blowing towards the land is called a sea breeze. तो क्या होता है कि जो एयर है लैंड के ऊपर, जो जमीन के ऊपर हवा है वो क्या होती है, गर्म होने लगती है, क्योंकि लैंड हीट होती है तो उसके ऊपर की जो एयर है वो भी हीट होने लगती है, तो वो गर्म होती है और ऊपर की तरफ राइज होती है। और क्या होता है, जो सी की हवा होती है मीन्स जो समुद्र के ऊपर की हवा होती है वो कूल होती है, तो वो क्या करती है कि लैंड के टूवर्ड्स रश करती है, मीन्स वो हवा सी से लैंड की तरफ जाती है ड्यूरिंग द डे, दिन के टाइम में। द कूल एयर फ्रॉम सी ब्लोइंग टूवर्ड्स द लैंड। और जो ठंडी हवा समुद्र से चलती है लैंड की तरफ उसको क्या बोलते हैं, सी ब्रीज। और ऐसे ही दूसरी तरफ क्या होता है, रात में जो लैंड है, जो जमीन है वो जल्दी जल्दी ठंडी होने लगती है, तो जो उसके ऊपर की हवा है वो अब क्या होती है, ठंडी होने लगती है, और जो समुद्र है वो उस टाइम गर्म होता है, वो एकदम से ठंडा नहीं हो पाता है, तो उसके ऊपर की जो एयर है वो गर्म होती है। तो रात में क्या होता है कि जो ठंडी हवा लैंड की है वो
जो गर्म हवा है सी के ऊपर की उसको रिप्लेस कर देती है, तो वो हवा जो है वो लैंड से सी की तरफ जाने लगती है, जिसमें कि क्या होता है, लैंड ब्रीज। तो इसीलिए यही रीजन होता है कि दिन के टाइम में सी ब्रीज होता है और रात के टाइम में लैंड ब्रीज होता है। मीन्स सी की हवा जब लैंड की तरफ जाती है सो दैट इज सी ब्रीज, और लैंड की हवा जब सी की तरफ आती है सो दैट इज लैंड ब्रीज। डे टाइम में क्या होता है, सी टू लैंड, और नाइट टाइम में क्या होता है, लैंड टू सी। सो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इसके बाद प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ कन्वेक्शन हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।